स्वागत है आज की इस गहन चर्चा में। आजकल ऐसा लगता है जैसे हर दूसरे परिवार में किसी न किसी को ब्लड शुगर की समस्या है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई अपने खाने में मीठा कम कर रहा है, तो कोई सुबह सुबह खाली पेट नीम के पत्ते चबा रहा है। तो हमने भी यही सोचकर आज की इस चर्चा के लिए एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज उठाया है। अर्जु क्लिनिक की तरफ से तैयार की गई डायबिटीज स्टोरी गाइड। हाँ वही। शुरुआत में लगा कि ये बस बीमारियों, लक्षणों और दवाइयों की एक और आम सी लिस्ट होगी, लेकिन इसे गहराई से पढ़ने के बाद समझ आया कि हम इस बीमारी के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। बिल्कुल। आज हमारा मकसद सिर्फ भारी भरकम मेडिकल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि शरीर के काम करने के तरीके को समझना है। हम सालों पुराने भ्रमों को तोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले बहुत बड़ा असर डालते हैं। चलिए इस पूरे विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ज्ञान का सही इस्तेमाल ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। देखिए, जब हम किसी बीमारी को सिर्फ ऊपर से देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन में डर बैठ जाता है। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ जो सबसे रोचक बात सामने आती है वो ये है कि जब हम उसके पीछे के क्यों और कैसे को समझ लेते हैं तो वो डर सशक्तिकरण में बदल जाता है। आज की चर्चा हमें उसी दिशा में ले जाएगी। हम शरीर की उस जटिल मशीनरी को डिकोड करेंगे जो हमें जिंदा रखती है, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहतर फैसले ले सकें। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं कि फलां व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ गया है। हाँ, बहुत आम बात है ये आजकल। असल में शरीर के अंदर उस वक्त चल क्या रहा होता है? मैंने इस विषय पर पढ़ते हुए जाना कि हमारे शरीर में पैंक्रियाज नाम का एक छोटा सा अंग होता है जो इंसुलिन बनाता है। अगर इसे एक बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है ना? एकदम सटीक उदाहरण है। इंसुलिन वास्तव में एक चाबी है। जब कोई भी इंसान कुछ भी खाता है, चाहे वो रोटी हो, फल हो या कोई मिठाई, तो हमारा पाचन तंत्र उसे तोड़कर ग्लूकोज यानी शुगर में बदल देता है। अच्छा। ये शुगर हमारे खून में तैरने लगती है। लेकिन असली काम तब शुरू होता है जब शरीर की अरबों कोशिकाओं को अपनी रोजमर्रा की ऊर्जा के लिए इस शुगर की जरूरत होती है। फिर शुगर सीधे कोशिकाओं में नहीं जा सकती क्या? नहीं, यही तो पेच है। कोशिकाओं के दरवाजे बाहर से बंद होते हैं। शुगर अपने आप अंदर नहीं जा सकती। यहीं पर पैंक्रियाज की भूमिका आती है। वो चाबी बनाने वाली भूमिका। बिल्कुल। वो इंसुलिन नाम की चाबी बनाता है जो खून में जाकर कोशिकाओं के दरवाजों के तालों को खोलती है ताकि शुगर खून से निकलकर उनके अंदर जा सके। समझ गई। और जब शरीर की ये प्राकृतिक प्रक्रिया बिगड़ जाती है तो वही स्थिति डायबिटीज कहलाती है। या तो शरीर के अंदर वो चाबी बनाने वाली फैक्ट्री बंद हो जाती है या फिर दरवाजे के ताले उस चाबी को पहचान नहीं पाते। हाँ, दोनों ही सूरतों में शुगर कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाती और खून में ही बेवजह जमा होने लगती है। यही कारण है कि चिकित्सा विज्ञान में इसे सिर्फ एक अंग की खराबी नहीं माना जाता, बल्कि पूरे मेटाबॉलिज्म से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या माना जाता है। और इसी चाबी और ताले वाले सिस्टम के आधार पर इस बीमारी के प्रकार भी तय होते हैं। सबसे पहले बात आती है टाइप 1 डायबिटीज की। इसमें क्या होता है? इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से पैंक्रियाज पर ही हमला कर देता है। वो इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, यानी चाबी बनाने वाली फैक्ट्री पूरी तरह से बंद हो जाती है। बाप रे। इंसुलिन का उत्पादन एकदम शून्य हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को जिंदा और स्वस्थ रहने के लिए बाहर से यानी इंजेक्शन या पंप के जरिए जीवन भर इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। ये वाकई एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है। लेकिन आजकल जिन मामलों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है और जो हमारे आसपास सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं वे टाइप 2 के होते हैं। जी। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि शरीर में चाबी तो बन रही है, पैंक्रियाज अपना काम कर रहा है, लेकिन कोशिकाओं के तालों में जैसे जंग लग गई है। सही पकड़ा आपने। टाइप 2 के मामले में पैंक्रियाज लगातार इंसुलिन बना रहा होता है, बल्कि शुरुआत में तो वो सामान्य से ज्यादा इंसुलिन बनाता है ताकि किसी तरह दरवाजे खुल जाएं। ओहो। लेकिन शरीर की कोशिकाएं उस चाबी पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देती हैं। वे इंसुलिन का विरोध करने लगती हैं। ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो रातों रात या अचानक हो जाती है। तो इसमें समय लगता है। हाँ, ये सालों की खराब आदतों, गलत खान पान और शारीरिक रूप से एक्टिव न रहने का एक लंबा परिणाम होता है। शरीर लगातार संकेत देता रहता है, लेकिन जब उसे नजरअंदाज किया जाता है तो पैंक्रियाज भी एक दिन थक जाता है और इंसुलिन बनाना कम कर देता है। इसी कड़ी में एक तीसरे प्रकार का भी जिक्र आता है, जेस्टेशनल डायबिटीज।
ये वो प्रकार है जो महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान पहली बार सामने आता है। बिल्कुल। एक बात जो बहुत चौंकाने वाली लगी वो ये है कि अगर गर्भावस्था के दौरान ये समस्या होती है तो भले ही बच्चे के जन्म के बाद शुगर लेवल सामान्य हो जाए, लेकिन भविष्य में टाइप 2 होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये शरीर की तरफ से दी जाने वाली एक बहुत ही स्पष्ट और शुरुआती चेतावनी है। देखिए, गर्भावस्था के दौरान शरीर में प्लेसेंटा कई तरह के हार्मोन्स बनाता है। ये हार्मोन्स कभी-कभी इंसुलिन के काम में भारी रुकावट डालते हैं, जिससे जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। समझ रही हूँ। बच्चे के जन्म के बाद ये हार्मोन सामान्य हो जाते हैं, लेकिन यह इस बात का एक अलार्म है कि उस महिला का शरीर तनाव या हार्मोनल बदलावों के दौरान इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये एक मौका होता है सुधरने का। बिल्कुल, यह एक अवसर होता है कि समय रहते अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव कर लिए जाएं। शरीर के इन अलार्म या संकेतों की बात करें तो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई लक्षण होते हैं जिन्हें लोग अक्सर मामूली समझकर टाल देते हैं। हम आम तौर पर यही सोचते हैं कि अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है या बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो वो डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। हाँ, ये सबसे आम लक्षण है। लेकिन एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो था शरीर पर लगे घावों का बहुत धीरे भरना या फिर हाथ पैरों में झुनझुनी महसूस होना। हम अक्सर इन लक्षणों को थकान, कमजोरी या बढ़ती उम्र का नाम दे देते हैं। ये नसों वाले लक्षण और घाव न भरने की समस्या हाई ब्लड शुगर से कैसे जुड़े हुए हैं? ये शरीर के काम करने के तरीके को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। जब खून में शुगर का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शरीर उसे किसी तरह सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अच्छा। इसके लिए किडनी को ओवरटाइम काम करना पड़ता है ताकि अतिरिक्त शुगर को पेशाब के जरिए बाहर फेंका जा सके। इस प्रक्रिया में शरीर से बहुत सारा तरल पदार्थ यानी पानी भी बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। बिल्कुल। और उसी पानी की कमी को पूरा करने के लिए मस्तिष्क तेज प्यास लगने का सिग्नल देता है। तो ये पूरा एक चेन रिएक्शन की तरह काम कर रहा है। हाँ, और जहाँ तक झुलझुनी या घाव न भरने की बात है तो खून में लंबे समय तक मौजूद रहने वाली ये अतिरिक्त शुगर शरीर की नसों और रक्त वाहिकाओं को अंदर से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। ओहो। जब पैर की उंगलियों या हाथों की बारीक नसों तक सही मात्रा में खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो वहां सुन्नपन या झुनझुनी होने लगती है। बाप रे, ये तो काफी गंभीर है। और इसी खराब रक्त प्रवाह की वजह से अगर वहां कोई चोट लग जाए तो शरीर के उस हिस्से तक वो कोशिकाएं पहुंच ही नहीं पाती जो घाव भरने का काम करती हैं। इसीलिए एक छोटा सा कट भी हफ्तों तक नहीं भरता। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये बीमारी सिर्फ मीठा खाने तक सीमित नहीं है। अगर हम इसके मूल कारणों पर नजर डालें तो फैमिली हिस्ट्री यानी आनुवंशिकी और मोटापे का तो जिक्र आता ही है। जंक फूड और एक ऐसी जीवन शैली जहां इंसान शारीरिक मेहनत करना ही भूल गया है, ये सब तो है ही जी। लेकिन मुझे यहाँ सच में एक आहा मोमेंट महसूस हुआ जब मैंने पढ़ा कि तनाव यानी स्ट्रेस और नींद की कमी को भी इसका एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम हमेशा अपनी प्लेट में रखे खाने को ही शक की नजर से देखते हैं, लेकिन अपने दिमाग की स्थिति और नींद को इस बीमारी से जोड़कर शायद ही कोई सोचता है। ये एक ऐसा सच है जिसे आधुनिक समाज में लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इसका मैकेनिज्म बहुत ही सीधा लेकिन खतरनाक है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है, चाहे वो ऑफिस का काम हो या व्यक्तिगत परेशानियां, तो शरीर फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाले मोड में चला जाता है। ऐसे में शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स भारी मात्रा में रिलीज करता है। विकास के क्रम में इन हार्मोन्स का काम था शरीर को किसी जंगली जानवर से बचने के लिए तुरंत ऊर्जा देना, जिसके लिए वे लिवर से खून में भारी मात्रा में ग्लूकोज डंप कर देते हैं। लेकिन आज के जमाने में हम किसी शेर से तो भाग नहीं रहे होते। हम तो बस अपनी डेस्क पर बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन को घूर रहे होते हैं या ट्रैफिक में फंसे होते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। शरीर ने खून में भरपूर शुगर तो डाल दी ताकि इंसान दौड़ सके या शारीरिक मेहनत कर सके, लेकिन वो इंसान तो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो वो शुगर कहीं इस्तेमाल ही नहीं होते? बिल्कुल नहीं, वो खून में ही लगातार घूमती रहती है। इसके अलावा ये स्ट्रेस हार्मोन्स इंसुलिन के काम में भी सीधा दखल देते हैं और उसे ब्लॉक करते हैं। और नींद का क्या रोल है इसमें? यही हाल नींद की कमी का भी है। जब कोई इंसान रात में सिर्फ 4-5 घंटे सोता है तो शरीर का पूरा हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है। नींद के दौरान शरीर जो मरम्मत का काम करता है वो रुक जाता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ता है। ये मैकेनिज्म वाकई आंखें खोलने वाला है कि कैसे हमारी मानसिक स्थिति हमारे खून के रसायन को बदल रही है।
अब अगर किसी व्यक्ति को ये तमाम लक्षण महसूस हो रहे हैं या उनके जीवन में बहुत तनाव, मोटापा और फैमिली हिस्ट्री जैसे रिस्क फैक्टर मौजूद हैं, तो जांच जरूरी हो जाती है। हाँ, टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। कुछ आम टेस्ट होते हैं जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर जो खाली पेट होता है, या खाना खाने के बाद की शुगर जांचना। लेकिन एक और टेस्ट है जिसके बारे में मेडिकल जगत में बहुत चर्चा होती है, HbA1c टेस्ट। ये टेस्ट बाकी के रोजमर्रा वाले टेस्ट से इतना अलग और खास क्यों माना जाता है? फास्टिंग या खाने के बाद वाले टेस्ट आपको सिर्फ उसी एक दिन या यूं कहें कि उसी एक पल की तस्वीर दिखाते हैं। हो सकता है किसी ने टेस्ट से 2 दिन पहले बहुत सख्त डाइट फॉलो कर ली हो, खूब व्यायाम कर लिया हो, तो उनका फास्टिंग शुगर एकदम नॉर्मल आ जाएगा। एकदम। लेकिन शरीर के साथ कोई चीटिंग नहीं की जा सकती। हमारे खून में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स की औसत उम्र लगभग 90 से 120 दिन होती है। अच्छा। जब खून में शुगर तैर रही होती है तो वो इन लाल कोशिकाओं पर एक परत की तरह चिपक जाती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी डोनट के ऊपर चीनी की कोटिंग की गई हो। तो खून में जितनी ज्यादा शुगर होगी वो कोटिंग उतनी ही मोटी होती जाएगी। बिल्कुल। HbA1c टेस्ट इसी बात की जांच करता है कि खून में मौजूद कोशिकाओं पर औसतन कितनी शुगर चिपकी हुई है। क्योंकि इन कोशिकाओं की उम्र 3 महीने होती है, इसलिए ये टेस्ट पिछले 90 दिनों का एक स्पष्ट औसत निकाल कर देता है। इसमें कोई छुपाव नहीं हो सकता। नहीं, और इसका सही समय पर पता चलना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि अगर हाई ब्लड शुगर को लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इसके परिणाम शरीर के लिए बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। उन परिणामों के बारे में मैंने कुछ बहुत ही भारी भरकम और डरावने मेडिकल शब्द पढ़े, जैसे रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी। साथ ही किडनी डैमेज का भी जिक्र है। ये सुनने में काफी गंभीर लगते हैं। क्या होता है जब शुगर लेवल महीनों या सालों तक लगातार हाई रहता है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सी तस्वीर अपने दिमाग में लाइए। मान लीजिए कि आपके घर के पाइपों में सादे पानी की जगह कोई ऐसा केमिकल बह रहा है जो धीरे धीरे पाइप को अंदर से गला देता है या उस पर जंग लगा देता है। उफ, ये तो खतरनाक है। खून में मौजूद अतिरिक्त शुगर हमारी रक्त वाहिकाओं यानी खून की नलियों के साथ बिल्कुल यही करती है। वो एक तरह के जंग या एसिड की तरह काम करती है। शरीर में जहां जहां खून की नलियां सबसे पतली और नाजुक होती हैं, वहां सबसे पहले ये डैमेज शुरू होता है। तो शायद इसीलिए आंखों, किडनी और पैरों पर इसका सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी असर दिखता है। हाँ, आंखों के अंदर बहुत ही बारीक रक्त वाहिकाएं होती हैं। जब वे हाई शुगर की वजह से डैमेज होती हैं तो उसे रेटिनोपैथी कहते हैं। नजर धुंधली होने लगती है और अगर ध्यान न दिया जाए तो अंधापन तक आ सकता है। और किडनी में? हमारी किडनी एक छलनी या फिल्टर की तरह काम करती है जिसमें लाखों बहुत ही बारीक रक्त वाहिकाएं होती हैं। जब वे हाई शुगर रूपी जंग से खराब होती हैं तो किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, जिसे नेफ्रोपैथी कहते हैं। और पैरों में? जो आपने न्यूरोपैथी बताया था, हाँ। जब ये डैमेज हाथ पैरों की नसों में होता है तो उसे न्यूरोपैथी कहा जाता है। नसों के सुन्न होने की वजह से पैरों में लगने वाली छोटी सी चोट भी एक भयानक अल्सर का रूप ले सकती है, जिसे अंततः काटना पड़ सकता है। इसके अलावा यही डैमेज दिल की बड़ी नलियों को भी होता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता अद्भुत होती है, बस उसे सही माहौल देने की जरूरत है। टाइप 1 के मामले में तो बाहर से इंसुलिन लेना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि शरीर उसे बना ही नहीं रहा है। हाँ, वो तो हम समझ गए। लेकिन टाइप 2 में दवाइयों के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की आदतें और जीवन शैली सबसे बड़ा बदलाव ला सकती हैं। बचाव और डाइट का एक बहुत ही स्पष्ट और प्राकृतिक ब्लूप्रिंट है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। और वो ब्लूप्रिंट शायद बहुत ही साधारण और प्राकृतिक खाने पर आधारित है। मैंने पढ़ा कि इसमें साबुत अनाज, ताज़ी सब्जियां और फलों को रोजमर्रा के खाने में शामिल करने पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल। और सबसे सख्त हिदायत दी गई है मीठे पेय पदार्थों से दूर रहने की। ये जो हम बाजार में मिलने वाले पैकेट बंद जूस, सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, साथ ही धूम्रपान और शराब से भी पूरी तरह परहेज करने की बात कही गई है। इसका कारण बहुत वैज्ञानिक है। उन बाजारी मीठे पेय पदार्थों में फाइबर बिल्कुल नहीं होता। वे सीधे खून में जाकर एकदम से शुगर का भयानक स्पाइक लाते हैं, जो शरीर के पूरे सिस्टम के लिए एक झटके जैसा होता है। इसके विपरीत साबुत अनाज और सब्जियों में भरपूर फाइबर होता है, जो शुगर को खून में धीरे धीरे और आराम से घुलने देता है, जिससे पैंक्रियाज पर अचानक बोझ नहीं पड़ता। इसके साथ ही जीवन शैली में बदलाव का एक और बहुत शक्तिशाली हथियार है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, नियमित व्यायाम।
रोजाना 30 से 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी को सिर्फ वजन कम करने का टूल नहीं मानना चाहिए। व्यायाम को लेकर भी एक बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म काम करता है ना? ऐसा कहा जाता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर कुछ अलग तरीके से शुगर का इस्तेमाल करता है। ये शरीर का एक जादुई बाईपास सिस्टम है। जब हमारी मांसपेशियां व्यायाम के दौरान काम करती हैं, सिकुड़ती और फैलती हैं, तो उन्हें ऊर्जा के लिए तुरंत ग्लूकोज की जरूरत होती है। हाँ, इस समय मांसपेशियां बिना इंसुलिन रूपी चाबी की मदद के भी सीधे खून से शुगर को सोख सकती हैं। उनके पास एक तरह का बैक डोर या पिछला दरवाजा होता है जो व्यायाम के दौरान खुल जाता है। अरे वाह, मतलब चाबी की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, यानी अगर शरीर में गंभीर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तब भी एक्सरसाइज करने से ब्लड शुगर लेवल कम होता है। व्यायाम वास्तव में एक प्राकृतिक दवा की तरह काम करता है। ये तो बहुत ही कमाल की जानकारी है। मतलब फिजिकल एक्टिविटी अपने आप में एक बाईपास सिस्टम बना देती है और शुगर को कम कर देती है। इसके साथ ही सालाना हेल्थ चेकअप की अहमियत को भी समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब वे बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है। हाँ, लेकिन अगर नियमित रूप से जांच कराई जाए तो शायद हम इस बीमारी के आने से पहले ही इसके रुझान को पकड़ सकते हैं। ये प्रिवेंशन यानी बचाव का सबसे अहम हिस्सा है। अगर HbA1c लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है तो उसे डायबिटीज की सीमा पार करने से पहले ही सिर्फ डाइट में सुधार और एक्सरसाइज के जरिए वापस नॉर्मल पर लाया जा सकता है। बीमारी होने का इंतजार करने से बेटर है कि उसे रास्ते में ही रोक दिया जाए। इन सब जानकारियों और समाधानों के बीच समाज में फैली गलत फहमियों को दूर करना भी बहुत जरूरी है। इस बीमारी के इर्द गिर्द बहुत सारे भ्रम हैं जो लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। हाँ, बहुत सारे भ्रम हैं। जैसे एक सबसे आम बात जो अक्सर सुनने को मिलती है कि डायबिटीज तो बुढ़ापे की बीमारी है, ये सिर्फ बुजुर्गों को होती है, हमें अभी से क्या चिंता करना। आज के समय में ये सोच पूरी तरह से गलत और खतरनाक साबित हो चुकी है। सच्चाई ये है कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है। आजकल बच्चों और युवाओं की जीवन शैली बहुत ज्यादा गतिहीन हो गई है। हाँ, सब फोन और स्क्रीन से चिपके रहते हैं। बिल्कुल, बाहर मैदान में खेलने की जगह पूरी तरह से स्क्रीन टाइम ने ले ली है और खान पान में जंक फूड और प्रोसेस्ड खाने की मात्रा बेतहाशा बढ़ गई है। इसी वजह से अब 20-25 साल के युवाओं और यहाँ तक कि किशोरों में भी टाइप 2 डायबिटीज के मामले बड़ी तेजी से सामने आ रहे हैं। इसे उम्र का तकाजा मानकर निश्चिंत हो जाना एक बहुत बड़ी भूल होगी। एक और बहुत बड़ा भ्रम है जो शायद हर घर में सुना जाता है और अक्सर मजाक में भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मिठाइयाँ खा रहा हो तो लोग टोकते हुए कहते हैं, इतना मीठा मत खा वरना डायबिटीज हो जाएगा। क्या सच में सिर्फ मीठा खाना ही इस बीमारी का इकलौता कारण है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें विज्ञान के नजरिए से सोचने की जरूरत है। सिर्फ मीठा खाना अकेला इसका कारण नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा चीनी खा रहे हैं और उससे आपका वजन लगातार बढ़ रहा है तो बढ़ता हुआ मोटापा जरूर इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। असल में ये जेनेटिक्स और आपकी पूरी जीवन शैली का एक जटिल मिश्रण है। मतलब अगर कोई व्यक्ति मीठा बिल्कुल नहीं खाता, चीनी से पूरी तरह दूर रहता है, लेकिन उसका बाकी का रूटीन एकदम खराब है, तो भी वो खतरे में है? एकदम सही। अगर कोई व्यक्ति दिन भर में 1 चम्मच चीनी भी नहीं खाता लेकिन दिन भर अत्यधिक तनाव में रहता है, 12-14 घंटे अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है और रात को सिर्फ 4 घंटे सोता है, तो उसके शरीर का इंसुलिन सिस्टम भी क्रैश कर सकता है। बाप रे। इसलिए किसी एक चीज जैसे चीनी को विलेन बना देना और अपनी बाकी सारी बुरी आदतों को नजरअंदाज कर देना सही अप्रोच नहीं है। स्वास्थ्य को समग्र रूप से देखने की जरूरत है। ये पूरी चर्चा वाकई हमारे सोचने के नजरिए को बदलने वाली है। हमने देखा कि कैसे पैंक्रियास काम करता है, तनाव और नींद की कमी कैसे हमारे शरीर के रसायन को प्रभावित करते हैं और कैसे सही डाइट और व्यायाम एक प्राकृतिक इलाज बन सकते हैं। जी, अगर हम इन सब बातों को समेटकर रोजमर्रा के लिए कुछ आसान टिप्स निकालें तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें अपने आहार में फाइबर और पोषण का संतुलन लाना है, शरीर को रोजाना 30 से 60 मिनट थोड़ा थकाना है यानी व्यायाम करना है और समय समय पर अपनी मेडिकल जांच करवानी है। और सबसे अहम बात यह है कि ये कोई 1-2 महीने के नुस्खे या शॉर्ट टर्म डाइट प्लान नहीं है, बल्कि जीवन भर के लिए अपनाई जाने वाली स्वस्थ आदतें हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। इसके साथ ही एक बहुत जरूरी बात याद रखनी चाहिए। आज हमने जिन भी लक्षणों की बात की, चाहे वो अत्यधिक प्यास हो, बार बार पेशाब आना हो, धुंधला दिखाई देना हो या घावों का धीरे भरना हो, अगर किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर में ऐसे बदलाव महसूस होते हैं
तो उन्हें खुद से अंदाजा लगाने या इंटरनेट पर घरेलू नुस्खे ढूंढने की बजाय तुरंत एक डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सही समय पर लिया गया एक सही कदम बहुत बड़ी परेशानी और भविष्य की गंभीर जटिलताओं से बचा सकता है। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। वो क्या? आज हमने विस्तार से देखा कि जेनेटिक्स और खराब खानपान के साथ साथ तनाव और नींद की कमी इस बीमारी के कितने प्रमुख और खतरनाक कारण हैं। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि आधुनिक जीवन की जो दौड़ भाग है, हर वक्त स्क्रीन से चिपके रहना और लगातार काम करने की जो हसल कल्चर आज बन चुकी है, कहीं ना कहीं वही इस बीमारी का एक बहुत बड़ा और अदृश्य इंजन बन गई है? ये तो सोचने वाली बात है। हम अक्सर बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन शायद हमें अपनी उस जीवन शैली का इलाज करने की सबसे ज्यादा जरूरत है जो हमें चैन की नींद सोने तक नहीं देती। ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को रुक कर और गहराई से सोचने की जरूरत है। स्वास्थ्य सिर्फ वो नहीं है जो हम अपनी प्लेट में परोसते हैं, बल्कि वो भी है जो हम अपने दिमाग और शरीर के साथ रोजाना सुबह से लेकर रात तक करते हैं। इसी विचारशील नोट के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी, एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर से गहराई में उतरेंगे। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे आरजू क्लिनिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पर आरजू क्लिनिक पेज को भी आपको फॉलो करना है। थैंक यू मित्रों।